आप सभी को नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद एटा द्वारा संचालित ई पाठशाला के अंतर्गत आज हम लोग सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे। इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी प्रशिक्षु सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। अनुवाद क्या है? अनुवाद जो होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की क्रिया का नाम है। हिंदी को संस्कृत में बदलना संस्कृत अनुवाद जहाँ कहलाता है, वहीं संस्कृत को हिंदी में बदलने की प्रक्रिया हिंदी अनुवाद कहलाता है। आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा है कि सरल संस्कृत वाक्यों का अनुवाद, मतलब जो कुछ वाक्य संस्कृत में लिखे गए उनका हिंदी अनुवाद आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए जब तक आप संस्कृत अनुवाद प्रक्रिया को समझेंगे नहीं तब तक आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं। संस्कृत अनुवाद की प्रक्रिया में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि शब्दों के प्रयोग में किसी निश्चित क्रम की अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे अंग्रेजी में एक निश्चित क्रम होता है, हिंदी में भी एक निश्चित क्रम होता है, लेकिन संस्कृत में उसकी अनिवार्यता नहीं है। लेकिन वाक्य की सुंदरता के लिए पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अन्य शब्दों के बाद अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वह उत्तम होता है। यहाँ आप देखेंगे 4 प्रकार के वाक्य लिखे गए हैं। पहला सह पत्रम लिखति, दूसरा है सह लिखति पत्रम, पत्रम सह लिखति तीसरा है लिखति सह पत्रम। अब तीनों का आशय या चारों का आशय यही है कि वह पत्र लिखता है। उपयुक्त चारों वाक्यों में से सबसे सरल, व्याकरणिक दृष्टि से भी सही पहला वाक्य है सह पत्रम लिखति। कहने का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित क्रम जिससे वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। तो क्रम में क्या है कि सबसे पहले कर्ता होना चाहिए, उसके बाद कर्म होना चाहिए, तत्पश्चात क्रिया होनी चाहिए। अब सह क्या है? सह कर्ता है। लिखत क्या है? ये क्रिया है। और पत्रम क्या है? कर्म है। तो एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अब संस्कृत अनुवाद के लिए आवश्यक ज्ञान क्या क्या है, जिनकी जानकारी जरूरी है, जिनके बिना आप अनुवाद की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें दिया है कि आपको पुरुष को ज्ञान होना चाहिए। कितने प्रकार के संस्कृत में पुरुष होते हैं, कितने वचन होते हैं, कितने लिंग होते हैं, लकार कितने होते हैं, कारक और विभक्ति कितनी होती हैं। केवल यह जानना कि पुरुष किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, लकार किसे कहते हैं, कारक या विभक्ति किसे कहते हैं, केवल यह जान लेने भर से संस्कृत का अनुवाद प्रक्रिया को आप नहीं समझ सकते। जब तक इनका प्रयोग करना आप सीख नहीं जाते तब तक आप अनुवाद प्रक्रिया को नहीं समझ सकते हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया था लिंग को परिभाषित, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इसी तरह स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और जो शब्द न पुरुष जात का बोध कराए न स्त्री जात का, ऐसे को शब्द को नपुंसक लिंग कहते हैं। यह मैंने पिछली कक्षा में चर्चा इसकी किया था। इसी तरह वचन की है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक संख्या का जहाँ बोध होता है वहाँ एक वचन होता है, जहाँ 2 संख्या का बोध होता है वहाँ द्विवचन होता है, जहाँ 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध होता है वे बहुवचन कहलाते हैं। पुरुष 3 माने गए हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए 3 पुरुष, आप जब इनकी परिभाषा को आप समझ रहे होंगे, जब तक आप इनका प्रयोग करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप अनुवाद प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। इन तीनों पुरुष को समझने का सबसे आसान तरीका है कि जो बात कहता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है, जिससे बात कही जाती है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है, और जिसके विषय में बात कही जाती है तथा नामवाची समस्त संज्ञाएं विशेषण
वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखेंगे, अब इनका प्रयोग कैसे है तो उसकी प्रक्रिया को समझना है। सबसे ज़्यादा जरूरी कि इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। पुरुष वचन लिंग तो हम जान रहे हैं, लेकिन इनका हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। लिंग बदल जाने से शब्द का रूप बदल जाता है, धातु का रूप बदलेगा। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, कोई भी धातु हो वो 3 पुरुषों में होती है और 3 वचन में होती है। जैसे देखिए सह सह पठति लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी चर्चा किया था। अब यहाँ धातु क्या है, पठति। पठति का रूप देखेंगे, पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठत पठाम पठावह पठामह। ये आप देखेंगे इस तरह से इसका रूप चल रहा है और यहाँ वाक्य में भी इसे पिरोया गया है। जैसे कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि पठस शब्द कौन सा, पठस शब्द में कौन सा पुरुष है या पठाम में कौन सा पुरुष है, तो आप क्या बताएंगे, उत्तम पुरुष एक वचन है। तो आप जब तक इस प्रक्रिया को समझेंगे नहीं तो आप अनुवाद नहीं कर सकते। अब इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे किस तरह से पुरुष बदल जाने से क्रिया का रूप कैसे बदल रहा है। यहाँ सह तौ ते सर्वनाम रूप है इसका, सह तौ ते। सह एक वचन है, तौ दो वचन है, ते जो है बहुवचन है। अब वहाँ वे सब पढ़ते हैं तो यहाँ बहुवचन हो गया, ते पठंत, क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। कहने का तात्पर्य है अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया जो है एक वचन की लगेगी, अगर कर्ता दो वचन का है तो क्रिया भी दो वचन की लगेगी, अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी, अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी। अब त्वम पठस युवाम पठतः यूयम पठत, आप यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह अगर क्रिया उत्तम पुरुष की है तो कर्ता अगर उत्तम पुरुष का एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लग रही है। आप देख, अहम आवाम वयम, अहम पठाम आवाम पठावा वयम पठाम, इस तरह से आप देख सकते हैं। कारक के विषय में बताया गया है कि संस्कृत में 4 कारक 6 जो है कारक होते हैं। संबंध और संबोधन क्रिया से संबंध नहीं होने के कारण ये संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। और विभक्ति क्या है, विभाग, कारक, संबंधों का विभाग। आगे हम देखते हैं किस तरह से इसका प्रयोग होता है। ये कारक हैं और इनके चिन्ह हैं। अब इसके आगे हम यह देखते हैं कि कारक में, कारक के अनुसार जो शब्द रूप होता है, जैसे रामा रामो रामा, आप बहुत से शब्द रूप पढ़े होंगे, इनका प्रयोग कैसे होता है, किस तरह से शब्द रूप बदलता है। जैसे तृतीया में जहाँ शेष द्वारा अगर कोई वाक्य बोला जा रहा है, वह कलम से लिखता है, तो कैसे किस तरह से रूप बदल रहा है उसके प्रोसेस को हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए आप, एक तरफ आप देखेंगे यहाँ शब्द रूप दिया हुआ है, बालक का शब्द रूप दिया हुआ है, और इधर आप देखेंगे कर्ता का चिन्ह या पूरे कारक दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ तक कारक पूरे दिए गए हैं, सबके चिन्ह दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं। अब देखिए किस तरह से चिन्ह के अनुसार शब्द का रूप या वाक्य कैसे बन रहा है। इसी प्रक्रिया को आपको समझना है, तभी आप संस्कृत के सरल अनुवाद को आप आसानी से कर सकेंगे, संस्कृत को अनुवाद को हिंदी में कर सकेंगे। जैसे बालक ने खाया है, ठीक, बालक ने खाया है, कर्ता कारक है, इसमें ने चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यह प्रथमा विभक्ति होगा, तो इसलिए यहाँ पर बालकः लग गया, बालकः खादति। अब बालक ने रोटी खाया है, मतलब बालक ने रोटी को खाया है, तो यहाँ कर्म कारक है, तो कर्म का चिन्ह यहाँ लगेगा, बालकः, बालकः रोटिका। अब ये देखिए रोटिका में कर्म कारक है, तो रोटिका का अगर आप शब्द रूप देखेंगे रोटी का, तो यहाँ रोटिका यानी द्वितीया लगा हुआ है,
इसी तरह करण में आप देखेंगे बालक कलम से लिखता है, तो बालकः कलमेन। अब कलमेन में आप देखेंगे यहाँ पे तृतीया लगा हुआ है। राम बालक को पुस्तक देता है। अब यहाँ देखेंगे राम बालक को पुस्तक देता है। अब आप यहाँ देखेंगे संप्रदान है के लिए। अब आप संप्रदान में देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, राम बालकाय। राम बालकाय क्या हो गया, जैसे यहाँ देखें कलमेन था, यहाँ बालकेन दिया हुआ है, सेम इसी तरह रूप है। इसी तरह देखेंगे आप संप्रदान में क्या हो रहा, राम बालक को पुस्तक देता है, तो इसका रूप कैसे चलेगा, यहाँ पे बालकाय में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। देखिए बालकाय जो लगा है यहाँ पे चतुर्थी लगी हुई है। किस तरह से रूप आ रहा है, जैसे आप देखोगे अंग्रेजी में गो वेंट गान होता है, क्रिया का रूप होता है, जैसे उसी तरह संस्कृत में क्रिया के भी रूप होते हैं, सेम उसी तरह। किस किस वचन की है, कौन सा पुरुष लगा है, उसी अनुसार क्रिया लगती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कारक के अनुसार देखेंगे तो राम बालक को पुस्तक देता है, तो यहाँ बालक में चतुर्थी लगेगी, बालकाय हो जाएगा। तो इसीलिए जब अनुवाद हम करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं राम बालकाय पुस्तकम ददाति, ये देखिए चतुर्थी लग रही है। इसी तरह देखिए कि अलग होने के संदर्भ में, अब यहाँ देखिए घर से बालक जाता है, मतलब घर से बालक जाता है यानी घर से अलग हो रहा है, घर से जा रहा है। अलग होने के अर्थ में गृहात बालकः, गृहात देखिए घर से अलग हो रहा है, तो यहाँ गृहात में देखिए लग रहा है, ये इसका रूप यहाँ देखिए ये पंचमी में जा रहा है, गृहात बालकः गच्छति। तो इसी तरह आप देखेंगे पूरे कारक का जिस तरह से है, संबंध में देखेंगे बालक की माता जाती है। अब यहाँ अनुवाद होगा संबंध का, आप देखेंगे संबंध है जो ये है बालकस्य षष्ठी, देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो यहाँ पे बालकस्य लग गया, बालकस्य मात्र गच्छति, ये आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा दिखाने का यहाँ यह आशय है कि किस तरह से रूप की प्रक्रिया अनुवाद में फिट की जाती है या समायोजित की जाती है, या रूप को कैसे अनुवाद में मिलाया जाता है, अनुवाद में प्रयोग किया जाता है, उस प्रोसेस को आप समझ जाएंगे तो आपको अनुवाद, सरल वाक्यों का अनुवाद करने में आसानी होगी। अधिकरण में भी देख सकते हैं इसी तरह, बालके लगा, बालके पुस्तकम अस्ति। संस्कृत में लकार काल को ही लकार कहते हैं। सॉरी, काल को ही लकार कहते हैं। सामान्यतः भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये तीनों ही काल माने जाते हैं। इन्हीं को 10 भागों में विभक्त किया गया है, इसकी चर्चा हम किए थे। ये 10 लकार हैं। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गच्छत क्रिया है तथा गम धातु है। तो कहने का आशय यह है कि जैसे विविध धातुओं से विविध वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसी तरह धातु से शब्द भी बनते हैं। सॉरी, इसमें हम देखते हैं धातुएं क्या हैं। जैसे एक सकर्मक धातु होती है, जहाँ धातुओं से पहले कर्म संभव हो, अर्थात जहाँ लगे कि वहाँ सकर्मक धातु होगी। जैसे स ग्रंथम पठति, इसका अर्थ होगा वह ग्रंथ को पढ़ता है, अतः यह सकर्मक धातु है। कहने का आशय यह है कि जिस वाक्य में कर्म से युक्त क्रिया हो तो वहाँ सकर्मक धातु होती है।
जहाँ धातुओं से पहले कर्म संभव नहीं होता, यानी कर्म नहीं होता, वहाँ अकर्मक होते हैं। जैसे स शेते, इसका अर्थ होगा वह सोता है। यहाँ को नहीं लगता, को लगाने पर अटपटा लगता था, यहाँ अकर्मक धातु होगी। पद तीन होते हैं, परस्मै पद, आत्मनेय पद और उभय पद। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म को मिलता है उन्हें परस्मै पद धातु कहते हैं या क्रिया कहते हैं। गम, पठ, क्रीड और लिख आदि। कहने का तात्पर्य है कि इन क्रियाओं का जो फल होता है कर्ता पर न पढ़ करके कर्म पर पड़ता है, कर्म आदि पर पड़ता है। आत्मनेय पद उन क्रियाओं को कहा जाता है जिनका फल सीधा कर्ता पे पड़ता है, जिनका फल सीधा कर्ता पे पड़ता है। और उभय पद जैसे लब, नी, ले जाना। जो क्रियाएं परस्मै पद, आत्मनेय पद दोनों प्रकार के ही रूप रखती हैं वे उभय पद कहलाती है, क्रीनी इत्यादि। इन्हीं ये एक तरह की तीनों जो परस्मै पद, आत्मनेय पद, उभय पद, ये क्रिया के रूप हैं। किस रूप में क्रिया का वाक्य में प्रयोग होता है उसी रूप में इसे विभाजित किया गया है। अब अनुवाद कैसे करें, हम अनुवाद की प्रक्रिया को यहाँ समझते हैं। अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि जिस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है सबसे पहले उसके काल, पुरुष, जिसकी चर्चा मैंने पीछे किया है, कारक, वचन आदि को अच्छे से पहचान लें कि वाक्य किस काल का है, कौन सा कारक है, कौन सा वचन है, ठीक। और क्रिया, कर्तवाच्य में कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं। कर्तवाच्य से यह आशय जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन हो तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। इसी तरह कर्ता यदि द्विवचन में हो तो क्रिया भी दो वचन, और कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ये मैंने इसके पीछे बताया भी है। अब आप देखिए, लड़का जाता है, बालकः गच्छति, ये पहला वाक्य। दूसरा, दो लड़के जाते हैं, बालकौ गच्छतः, लड़के जाते हैं, बालकाः गच्छन्ति। यहाँ आप देखेंगे तीनों वाक्य हैं। तो लड़का, दो लड़के, लड़के, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनमें है। अब आप देखेंगे बालकः, बालको, बालकाः, इस तरह से रूप चलता है तो उसी तरह रूप शब्द का प्रयोग भी हुआ है। इसी तरह देखिए धातु रूप है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, उसी तरह धातु रूप भी। तो ये जो ऊपर कहा गया है कि कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कहा भी गया है, उसी तरह से इस उदाहरण में भी स्पष्ट किया गया है। अब आप देखेंगे इसमें स्पष्टीकरण देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम वाक्य में लड़का, बालका प्रथम पुरुष, कर्ता कारक एक वचन है, इसलिए उसकी क्रिया गच्छत प्रथम पुरुष एक वचन हुआ। दूसरे वाक्य में दो लड़के प्रथम पुरुष दो वचन होने के कारण उसकी गच्छत क्रिया भी हुई, द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में हुआ। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में लड़के, बालका प्रथम पुरुष बहुवचन होने से उसकी गच्छत क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ। नियम 2, यदि कर्ता, यहाँ पे छूट गया है, यदि कर्ता मध्यम पुरुष तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। यदि कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का भी वचन होगा, मतलब यह है कि यदि कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। जिस वचन का होगा उस वचन की क्रिया भी होगी। तुम जाते हो, तुम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः, गच्छतः, तुम लोग जाते हो, यूयम गच्छत। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। अब आप इसमें देखेंगे यहाँ स्पष्टीकरण है इसका
कि प्रथम वाक्य में तुम मध्यम पुरुष कर्ता कारक एक वचन है, इसलिए उसकी गच्छस क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में हुआ। दूसरे वाक्य में तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन है, इसलिए इसकी गच्छता क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन हुआ। इसी तरह तीसरे वाक्य में तुम लोग यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, उसकी क्रिया भी गच्छत क्रिया की भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। नियम 3 है, यदि कर्ता उत्तम पुरुष का हो तो उसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मैं जाता हूँ, अहम गच्छाम, हम दोनों जाते हैं, अवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह कर्ता और यह क्रिया है, किस तरह से उसी के अनुसार चल रही है। और इधर इसमें दिया है प्रथम वाक्य में, इसका नियम का उदाहरण एक तरह से दिया है। प्रथम वाक्य में मैं अहम उत्तम पुरुष कर्ता कारक एक वचन है, इसलिए उसके अनुसार गच्छाम क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन हुआ। दूसरे वाक्य में हम दोनों आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, अतः उसकी क्रिया गच्छाव भी उत्तम पुरुष द्विवचन में हुआ। इसी तरह तीसरे वाक्य में हम लोग वयम उत्तम पुरुष बहुवचन कर्ता की क्रिया गच्छामः भी उत्तम पुरुष बहुवचन में होगा। कहने का आशय यह है कि जब तक आप सर्वनाम रूप 1 या 2 या 3 याद नहीं कर लेंगे और 2-3 धातु रूप नहीं याद कर लेंगे, अगर आप केवल लट लकार में याद करिए, तब भी आप जब तक आप याद नहीं कर लेते तब तक पूरे प्रोसेस को समझने में आपको कठिनाई ही होगी। और आपको अगर आसानी से अनुवाद सीखना है तो सबसे पहले रूप आप याद करिए, 2-3 सर्वनाम रूप और 2-3 धातु रूप याद करिए, फिर उनके वचन पुरुष के अनुसार उनका प्रयोग करिए, उसी अनुसार उनका अनुवाद कीजिए। धीरे धीरे सरल अनुवाद करेंगे तो धीरे धीरे सारे अनुवाद प्रक्रिया को समझने में आपको आसानी होगी। और इसमें दिया है 4 नियम में, जैसे है समान नियम के अनुसार वाक्य की शुरुआत में कर्ता, मध्य में कर्म, अंत में क्रिया होना चाहिए। ये शुरुआत में ही मैंने चर्चा किया था। राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। पर संस्कृत वाक्य में कि ये जो मैंने बताया था कि इनके स्थानों में आपस में बदल लिए जाएं तो अर्थ का अनर्थ नहीं होता, सही होता है। इसमें इस नियम में बस यही बताया गया है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ ये भी जानिए आप, राम क्या है? राम कर्ता है, पठत क्रिया है, पुस्तक क्या है? कर्म है। ये 3 चीज़ें हैं। यह जब आप पहचानेंगे तो आपको अनुवाद करने में भी आसानी होगी। अब होने को तो लकार संस्कृत में 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल 5 जो मुख्य लकार अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं के प्रयोग के द्वारा हम ये दिखाएंगे कैसे अनुवाद की प्रक्रिया होती है, और कुछ शब्द रूप दिखाएंगे, धातु रूप दिखाएंगे, और उस धातु रूप से नॉर्मल अनुवाद की प्रक्रिया कैसे लकारों में होती है उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से हम लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यकाल, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, और लोट लकार आज्ञा देने में विधिलिंग जो है चाहिए या उपदेश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम यहाँ आगे अभ्यास करेंगे। अब ये देखिए लट लकार वर्तमाने लट सामान्य रूप से कि वर्तमान काल के लिए संस्कृत में लट लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, इसका संस्कृत अनुवाद है राम गृहम गच्छत। इस वाक्य में जाना क्रिया का प्रारंभ होना पाया जाता है लेकिन समाप्त होने का संकेत नहीं मिल रहा है, तो जाना क्रिया निरंतर चल रही है, अतः यहाँ वर्तमान काल है। अनुवाद की प्रक्रिया में आपको काल पहचानने का प्रोसेस भी समझना है कि कौन सा वाक्य किस काल का है। काल के अनुसार ही उसका शब्द रूप आप समझेंगे और शब्द रूप के अनुसार ही उसके काल के अनुसार ही धातु रूप भी उसका प्रयोग करेंगे।
और इसमें नीचे भी दिया है कि क्रिया सदैव अपने कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। ये 20 बार आ चुका है कि क्रिया जो होगी वो सदैव अपने कर्ता का ही अनुसरण करती है। कर्ता जिस पुरुष वचन काल का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन काल की ही प्रयुक्त होती है। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मध्यम पुरुष में स्मद शब्द त्वम के मतलब त्वम का जो शब्द रूप होता है मध्यम पुरुष में युष्मद होता है तथा उत्तम पुरुष में स्मद होता है, शब्द के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। शेष सभी संज्ञा सर्वनाम के रूप हैं, वे सब प्रथम पुरुष में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब आप रूप देखिए, काल के अनुसार रूप धातु रूप भी होता है कि हर काल में धातु का रूप अलग अलग होता है। पट धातु जो है, पट धातु का रूप आप यहाँ पे देखेंगे, पट धातु का रूप जो है वो वर्तमान काल में कैसे होता है। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठत पठामि पठावह पठामः। रूप बहुत जरूरी है। अभी इस बार जो यूपी का टेट 2022 में हुआ था उसमें भी पूछा था, ऐसे पूछा जाता है जैसे पूछ लिया पठस शब्द कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, या ऐसे पूछ लेगा पठस शब्द में कौन सा वचन कौन सा पुरुष, या किस वचन का कौन सा पुरुष है, या किस लकार का है, कौन सा लकार है पठस में, या पूछ लिया पठामह में कौन सा लकार है। तो जब तक आपको धातु रूप नहीं याद है तब तक आप अनुवाद की प्रक्रिया तो समझ ही नहीं पाएंगे, साथ ही और भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो कभी कभी पेपर में यह भी आता है कि कौन सा सब जो शब्द रूप है यह कौन किस काल में है, किस वचन में है, किस पुरुष का है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से यही प्रोसेस लगभग वर्तमान काल के हर धातु रूप का होता है। जब आप किसी भी धातु रूप को हर लकार में, जैसे लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग में आप देखेंगे तो उन सब में देखेंगे उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, उसी अनुसार होता है। अब आप देखिए कि पट धातु का होगा। अब गम का है, देखिए गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। उसी तरह देखिए, अब आप इन दोनों में देखिए गच्छति लिखति, देख रहे हैं एक साम्यता होती है। गच्छसि, अब इसमें देखेंगे लिखसि। अब इसी तरह गच्छामि, इसी तरह के लिखामि, इसी तरह गच्छतः लिखतः गच्छतः लिखतः लिखा गच्छावः लिखावः गच्छन्ति लिखन्ति लिखत गच्छत गच्छामः लिखामः। एक निश्चित पैटर्न होता है। आपको भले एक बार ऐसे लगे कि इतने रूप कैसे याद होंगे, लेकिन आप एक बार सारे लकार में देखेंगे तो एक निश्चित पैटर्न होता है, आप उसके प्रक्रिया को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी रूप याद करने में। और आप एक बार एक भी शब्द के रूप अगर धातु रूप याद किए हुए हैं तो उसी के अनुसार आप बना लेंगे कि इसका यही होगा। आप देखेंगे लट लकार के वाक्य एवं उदाहरण देखें। प्रथम पुरुष में देखिए लट लकार का, वह पढ़ता है सह पठत। स्त्रीलिंग में देखेंगे सह, वह पढ़ती है सा पठती, धातु रूप नहीं बदला है, देख रहे हैं सह पठती। फल गिरता है फलम पतति, आप जाते हैं भवान गच्छति। इसी तरह द्विवचन में वे दोनों पढ़ते हैं तो पठत, वे दोनों पढ़ती हैं ते पठता, वे सब पढ़ते हैं ते पठन्ति। तो आप इसका पूरा अध्ययन कीजिए किस तरह से मध्यम पुरुष में उत्तम पुरुष में बदल रहा है सर्वनाम शब्द का रूप, साथ ही धातु रूप कैसे बदल रहा है। इसके जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी होगी। ये लट लकार के वाक्य एवं उसके उदाहरण थे। लंग लकार अन्नधतन, अन्नधतन भूत में लंग लकार होता है। जो कार्य आज से पूर्व हो चुका है, अर्थात क्रिया आज समाप्त नहीं हुई बल्कि कल या उससे पूर्व हो चुकी है, वह लंग लकार होता है। जैसे आप देखेंगे इसके रूप देखिए कैसे चलते हैं। लंग लकार में आ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, अलग से अलगता, जैसे भवत होता था,
अब इसमें देखिए अ लग गया, अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभमाम, अभवाम। ठीक, इसी तरह आगे आप देखेंगे पठत का हो गया। अब उसमें आप देखे थे लट लकार में पठत पठता था, अब इसमें अ जुड़ा हुआ है। भूतकाल में आप देख रहे हैं अपठत, अपठता, अपठ, अपठातम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपटम, अपठाव, अपठाम। तो इस तरह से इसका बदल रहा है, एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है, तो इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यदि पूछा जाता है कि अपठतम कौन सा लकार है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा लकार इसमें है। अब देखिए लंग लकार के उदाहरण क्या दिया है कि उसने पढ़ा, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा, स अपठ, उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपठताम, उन सब ने पढ़ा, ते अपठन, तुमने पढ़ा, त्वम अपठा, तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम। तो इस तरह से देखिए कैसे प्रयोग हो रहा है, वही धातु रूप आ गया, उस काल की धातु रूप, और उसी अनुसार उसका प्रयोग हो रहा है। प्रथम पुरुष में कैसे है, मध्यम पुरुष में कैसे है, और उत्तम पुरुष में कैसे है, एक वचन में किस तरह से है, द्विवचन में कैसे है, और बहुवचन में कैसे है। यह आप बखूबी देख रहे हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप कैसे बदल रहा है। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की है, कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लग रही है, अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की लग रही है, अगर कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की लग रही है। लिट लकार, समान भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में समान रूप से होने का पता चले उसे समान भविष्यत काल कहते हैं। जैसे विमला पुस्तकम पठिष्यति, विमला पुस्तक पढ़ेगी। अब आइए इसमें इसका रूप देखिए कैसे चलता है। इसमें देखिए हस धातु का रूप कैसे चल रहा है। इसका लिट लकार में, लिट लकार का एक अलग पैटर्न होता है, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है दंत सा लग रहा है, देख रहे हैं किस तरह से लग रहा है। इसी तरह लगेगा आपका आगे भी, इसमें आप देखेंगे और शब्द रूप देखेंगे। कृत धातु में देखिए कैसे कैसे लग रहा है, मूर्धन्य सा लगता है, देखिए कैसे लग रहा है। ये भविष्यत काल का है, तो इसका भी एक निश्चित पैटर्न है कि भविष्यत काल में धातु का रूप कैसे होता है। देखिए लिखश्यति, लिखश्यतः, लिखश्यन्ति, लिखश्यसि, लिखश्यतः, लिखश्यट, लिखश्यामि, लिखश्यामि, लिखश्यावः, लिखश्यामः, किस तरह से इसका चल रहा है रूप। तो एक निश्चित इसका पैटर्न होता है। अब इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, उसी तरह सेम उसी तरह, वह पढ़ेगा, स पठिष्यति, देखिए वही रूप आ रहा है, लिट लकार के रूप आ रहे हैं, मतलब जिस काल का वाक्य है उसी काल के धातु रूप है, और उस प्रथम पुरुष का करता है तो उसी हिसाब से उसकी क्रिया भी लग रही, वही पैटर्न है। अब आते हैं हम लोट लकार। आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि का बोध कराने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ, भवान मम गृहम आगच्छतु, आप मेरे घर आएँ, अहम कुत्र गच्छामि, मैं कहाँ जाऊँ, त्वम चिरम जीव, तुम बहुत समय तक जियो। अब इसका रूप का पैटर्न अलग होता है। लोट लकार धातु रूप के उदाहरण आप देखेंगे तो भू या भव धातु का रूप कैसे चला जाए, इसमें उ की मात्रा लगती छोटे, जिसे भवतु या भवतात, भवताम, भवन्तु, भव, भवतात, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम, बस इसी तरह चलता है लोट लकार में। तो एक बार सारे लकार के, मतलब मुख्य रूप से 5 लकार के ही अगर 2-3 धातु रूप आप एक बार याद कर लिए तो कोई भी धातु आती है तो एक तरह से आप अगर विकल्प में आती है कि कौन, जैसे भवन्तु, भवन्तु कौन सा लकार है, ठीक, भवन्तु में ये भवन्तु शब्द, भवन्ती धातु रूप में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, किस वचन का है भवन्तु धातु रूप, तो आप इसको बताने में आपको आसानी होगी।
जब आप इसे याद किए रहेंगे। कथ उसी तरह देखिए, कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयतम, कथयत, कथयान, कथयाव, कथयाम, कथयाम। अब देखिए, पठत, पठताम, पठंत, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो आप एक तरह से एक ऐसा धातु रूप जो जिसको आसानी हो, अगर पठ धातु को लेकर के सारे पांच मुख्य रूप से पांचों लकारों में अगर आप पढ़ लेते हैं उसका, तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा किस तरह से धातु रूप विविध लकारों में चलता है। मान लो कोई संस्कृत वाक्य दिया हुआ है, सरल वाक्य दिया हुआ है, तो आप उस अगर शब्द को पकड़ लिए तो आप उससे अनुमान लगा लेंगे कि किस काल का है या किस लिए अज्ञार्थक है, विधिलिंग है, लोट लकार है, लिट लकार है, लंग लकार है, कौन से लकार का है, उसी अनुसार आप अनुवाद कर सकेंगे। अब इसके लोट लकार के उदाहरण देखिए, वह पढ़े, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें, स पठत, तौ पठताम, ते पठंत। अब इसी काल की धातु लगी है और उसी अनुसार देखिए एक वचन, बहुवचन, सर्वनाम रूप उसी तरह लग रहे हैं। स, तौ, ते, त्वम, युयाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम उसी तरह लग रहा है। क्रिया देखिए कैसे बदल रही है, बस काल के अनुसार। विधिलिंग देखिए, विधि मतलब चाहिए, निमंत्रण, आदेश, विधान, उपदेश, प्रश्न, प्रार्थना आदि अर्थों का बोध कराने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे विधिलिंग में चाहिए, निमंत्रण, आदेश, विधान, उपदेश आदि का बोध कराने के लिए। सत्यम रियात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम रियात, अब इसमें देखिए प्रिय बोलना चाहिए। भवान अत्र भक्षयेत, आप आज यहाँ भोजन करें। निमंत्रण दिया जा रहा है, मतलब विधि में, निमंत्रण में, आदेश में, प्रश्न में, इच्छा में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब विधिलिंग लकार में धातु का रूप कैसे चलता है ये देखिए। दा धातु का दद्दात, दद्धाताम, दद्ध, दद्धा, दद्धताम, दद्धात। देखिए किस तरह से इसका चल रहा है दा धातु का। इसी तरह आप देखिए पश्च का, पश्चेत, पश्चताम, पश्चेयु, पश्चेयः, पश्चेतम, पश्चेत, पश्चेयम, पश्चेवः, पश्चेम। पतेत, पतेताम, पतेउः, पतेयः, पतेतम, पतेतम, पतेत, पतेयम, पतेव और पतेम। इस तरह से इसका चल रहा है। किस तरह से इसमें अंतर है देखिए विधिलिंग में। अब इसके देखेंगे वाक्य प्रयोग कैसे हैं। कर्ता, क्रिया, वचन, पुरुष के अनुसार विधिलिंग लकार के उदाहरण दिए। उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत। अब आप जैसे आपको यह आ गया कि सह पठेत लिखा है, इसका अनुवाद करना है। तो जब आप पठेत एक बार अगर आप पठेत क्रिया से ही पकड़ लेंगे ये विधिलिंग का है, तो इसे चाहिए के अर्थ में होना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए। ते पठेयुः, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम। तो इस तरह से आप देखेंगे विविध लकारों में धातु का रूप कैसे बदल जाता है। अगर आप विविध लकारों में या मुख्य रूप से 5 लकार में धातु के रूप को याद कर लिए, तो आप एक या दो धातु याद कर लिए तो आप उसके प्रोसेस को समझ जाएंगे कि किस लकार में कैसे धातु का रूप परिवर्तित होता है। तो कभी कोई शब्द आता है तो उसी से आप अनुमान लगाएं किस काल का है, किस वचन का है, कौन सा पुरुष है। तो संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए संस्कृत अनुवाद का मुख्य आधार है उसका शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप। कम से कम अगर आप 1 या 2 याद कर रहे हैं हर विभाग में, सर्वनाम के तीनों आप याद रखें और शब्द रूप याद कर लें, और इसके साथ साथ धातु रूप पठत का, गच्छ, पठ का, गच्छ का और लिख का अगर याद रखते हैं तो आप नॉर्मली वाक्य बना सकेंगे, उनका अनुवाद भी कर सकेंगे और संस्कृत अनुवाद प्रक्रिया को आसानी से समझ सकेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को सुने, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।
आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा।